हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है, ग्रांट वेलकम है। चलिए, आप सभी काफी अच्छे से इस न्यूज को समझ गए होंगे कि एक न्यूज जो कि झारखंड के उच्च शिक्षा को बदल देगा, पूरी तरह काया पलट कर देगा और झारखंड के इतिहास में पहली बार इस प्रकार का कदम उठाया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। जी हां, आप बहुत ही ज्यादा परिचित होंगे झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 से। ये काफी समय से चर्चा में है और देखा जाए तो विद इन 1 ईयर ये काफी चर्चा में रहा। तो बिग अपडेट यही है कि गजट प्रकाशित हो गया है। गजट प्रकाशित हो गया मतलब अब यह लागू हो गया झारखंड में। जब झारखंड सरकार इसको गजट प्रकाशित कर देती है मतलब ये लागू हो गया। कल तक ये बिल था, इस पर राज्यपाल का सिग्नेचर होना था, राज्यपाल ने मंजूरी दे दी और अब गजट प्रकाशित हो गया झारखंड सरकार का। उसमें ये अधिनियम आ गया है, ये कानून बन चुका है। नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव है, यहां तक कि ये भी प्रोविजंस में आपको दिखाने वाला हूं। अब बिना नेट और पीएचडी वाले भी यहां असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे अपकमिंग जेट। अब अगला जेट कब होगा, जेट के बारे में भी यहां पर जिक्र है। अगला जेट एग्जाम कब होगा इसके बारे में बात करेंगे। ये जो 2404 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का प्रक्रिया 3 साल से लगभग चल रहा है, कोर्ट ने भी कड़ी फटकार लगाई है। तो ये वैकेंसी कब आएगी इस पर बात करेंगे। और बाकायदा कोर्ट में सरकार ने अफिडेविट करके दिया है कि वैकेंसी हम लोग लाएंगे जेट के रिजल्ट के बाद। इन सभी मैटर्स पे बात करेंगे। तो चलिए, वीडियो में आपको बने रहना है। और सबसे पहले आप देखिए झारखंड सरकार का ये गजट, ठीक है। ये गजट जब भी जारी होता है इसी प्रकार का वहां पे अशोक स्तंभ बना रहता है, सत्यमेव जयते। और देखिए यहाँ पे झारखंड गजट, अगर भारत सरकार करेगा तो भारत सरकार का गजट वहां पे मेंशन रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 28 अप्रैल 2026 का ये अपडेट है। हालांकि इसका थोड़ा अध्ययन करना था, स्टडी करना, इसलिए हमने वीडियो लेट से बनाया था और बच्चों का डिमांड भी था सर एक संक्षिप्त वीडियो बना देंगे। तो देखिए मेरा काम था कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं, और वीडियो बनाऊं तो मैं इस पर फोकस नहीं करता पूरा गजट में क्या लिखा है। मैं हमेशा यही बात करता हूं जो आपके काम का हो। पूरे विधेयक में बस 3 से 4 पेज हैं जो कि आपके काम का है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से जुड़ा हो, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ा हो, जेट से जुड़ा हो। ये जो पेज है ना उसी पेज को हम यहां लेकर आए हैं। बाद बाकी चीजें आपके कंट्रोल की नहीं है, उस पर आप कुछ कर नहीं सकते। ये आपके कंट्रोल की चीजें हैं, आपसे संबंधित है, इस पर ही बात होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर और जेट एग्जाम्स को लेकर इसमें क्या कहा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए सीधे हम उस पेज पे चलेंगे, ठीक है। सीधे हम लोग उस पेज पे चलेंगे जिस पेज में ये सारी चीजें। सबसे पहले देखिए संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ ये दिया है। ये आपके लिए जरूरी नहीं है, आपके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि जो चीजें जरूरी होगी उस पर हम लोग बात करेंगे। यहां पर देखिए ये कर्मियों की नियुक्ति और प्रोन्नति, ये पेज नंबर आपका 19 में है ना। गजट का पेज नंबर जो 19 है वहां पे ये इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है। यहाँ पे कर्मियों की नियुक्ति और प्रोन्नति वाला जो मैटर है इस पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, हालांकि इसको डिटेल में हम लोग आगे भी देखने वाले हैं। तो देखिए एक लाइन आप यहाँ समझिए, ठीक है। जितने भी विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटीज है, वहां नियुक्ति हो या प्रोन्नति हो, यानी ज्वाइनिंग हो या प्रमोशन हो, चाहे वो अधिकारियों की नियुक्ति हो, डायरेक्टर्स की नियुक्ति हो, प्रिंसिपल्स की हो, टीचर्स यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हो, हमारा मेन फोकस यहीं पे आकर क्या बोलते हैं टिक जाता है। चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति हो, सभी की नियुक्ति अब इसी अधिनियम के तहत होगी। एक आयोग बनेगा, ठीक है, आयोग के माध्यम से होगी। ये सभी नियुक्तियां किसके माध्यम से होगी, आयोग के माध्यम से। यहां समझने वाली बात यही है कि सभी नियुक्तियां आयोग के माध्यम से होगी। वो नियुक्तियां कैसे होगी, क्या होगा, उसका प्रारूप क्या होगा, इस पर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें जो यहाँ पर लिखी गई आपके लिए यूजफुल नहीं है। अब देखिए 103 पेज नंबर जब गजट पे जाइएगा तो यहाँ पर दिया है स्पेशल शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति। इसको मैं जूम कर देता हूं ताकि आप सभी अच्छे से इसको देख सकें। शिक्षकों की, शिक्षक मतलब कौन सा शिक्षक, जो कॉलेज में पढ़ाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो रही है, एसोसिएट प्रोफेसर की बात हो रही है और प्रोफेसर की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे तीनों टाइप के टीचर्स की बात हो रही है, ठीक है। इसकी भी नियुक्तियां और इसका प्रमोशन आयोग की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा
परिनियमों में निर्धारित तरीके से की जाएगी। यहाँ एक चीज समझ लीजिए, विश्वविद्यालय द्वारा परिनियमों में निर्धारित तरीके से की जाएगी, यानी जो परिनियम चल रहा है उसी के तहत यह नियुक्ति प्रक्रिया चलेगी। यानी झारखंड में जो आप सभी कह रहे हैं कि जी हाँ यहाँ एग्जाम बेस्ड होगा, तो यहाँ पे वैसा कोई बात नहीं है। एपीआई सिस्टम ही यहाँ पर चलेगा, एपीआई सिस्टम ही यहाँ पर चलेगा। ये यहाँ पर मेंशन एक प्रकार से कर दिया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा परिनियमों में निर्धारित तरीके से की जाए। विश्वविद्यालय में भी क्या चलता है, नीट बेस्ड की बहाली निकली कैसे हुआ, एपीआई सिस्टम से हुआ ना, तो यहाँ भी एपीआई सिस्टम से ही होगा। और जेपीएससी ने भी जो नियुक्ति प्रक्रिया भी संपन्न कराई और कुछ बाकी है वो भी एपीआई से ही हुआ था, तो यहाँ पर भी एपीआई से ही होगा। इसके अलावा जब आप ज्वाइनिंग कर लेंगे तो यहाँ कुछ नियमों में बदलाव हुआ, इसको समझिए। जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी, क्या कह रहा है, विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों को प्रारंभ में स्टार्टिंग में झारखंड स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी एक बनेगा, जिसमें 12 महीने यानी 1 साल के लिए आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कहा गया 1 साल ट्रेनिंग होगा, इसके बाद और 1 साल जब आप पढ़ाइएगा कॉलेज में, तो ये 2 साल की अवधि को आपका प्रोबेशन पीरियड माना जाएगा, परीक्षा पर नियुक्ति किया जाएगा, यानी प्रोबेशन पीरियड है। इसमें अगर आपकी सेवा संतुष्टप्रद नहीं होगी, आपकी सेवा समाप्त भी की जा सकती है, इसको कहते हैं प्रोबेशन पीरियड। इस प्रोबेशन पीरियड में आप को कह सकते हैं अच्छे से काम करना होगा। ये यहाँ पर एक प्रकार से आपके लिए स्टार्टिंग में ये चीजें कर दी गई, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, जैसे ज्वाइनिंग किया आप परमानेंट हो जाते थे, लेकिन आपको 2 साल यहाँ प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। अब प्रोबेशन पीरियड पूर्ण होने पर जो डायरेक्टर है मानव संसाधन प्रबंधन संबंधित शिक्षक का प्रदर्शन प्रतिवेदन तैयार करेंगे और उसे मानव संसाधन प्रबंधन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, ताकि उसकी सेवा संपुष्टि हो सके। यानी आपकी सेवा की संपुष्टि 2 साल के बाद होगा और वो सिंडिकेट में फिर जाएगा, वहां पर अनुशंसा की जाएगी, तभी आप फुल्ली परमानेंट बनेंगे। ठीक है, ये आपका अभी का पैटर्न कर दिया गया है। इसके अलावा अगर शिक्षक की नियुक्ति की बात करें, अब कहा गया है प्रत्येक साल नियुक्ति होगा, है ना, जो है ना सीटें खाली नहीं रखी जाएगी। शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष जनवरी से आरंभ होगा और 30 जून तक पूर्ण की जाएगी, यानी प्रत्येक साल वैकेंसी आएगी। तो यही पर मैं बताते चलूं, जो 2404 पदों पर जो वैकेंसी आनी है ना, 2404 पदों पर आप इसको मानकर चलिए, अब ये वैकेंसी जनवरी में आएगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ष है, जनवरी में इसलिए कर रहा हूं, जनवरी 27 में, क्योंकि भाई बात यह है कि जेट का रिजल्ट अटका हुआ है और अभी 2 विषय का एग्जाम लटक गया है, उसका फिर से री एग्जाम होगा। सरकार का भी अभी मई का महीना चल रहा है, यानी इधर से सरकार कैसे आधा साल पार हो गया है, इसका रिजल्ट जारी करते करते 2-3 महीना लग जाएगा जेट का रिजल्ट आते आते। तो फिर सरकार तब तक क्या करेगी, जो है ना रोस्टर वगैरह क्लियर करेगी। हो सकता है 2404 से ये पद यहाँ पर इंक्रीज भी हो सकता है, इनसे पदों में बढ़ोतरी भी हो सकती है। ठीक है, ज्यादा पदों के साथ वैकेंसी जनवरी में आ सकती है। ठीक है, जनवरी में, अब जनवरी में ही आएगी, आ नहीं सकती है, जनवरी से प्रारंभ होगा और इसको जून तक खत्म किया जाएगा। ये सरकार का टारगेट है, आयोग को ये दिशा निर्देश दिया जाएगा। और ये अच्छी बात है कि एक ही बार में नियुक्ति आएगी और इतने कम समय में जब पूर्ति हो जाएगी, बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि जेपीएससी में 2018 की वैकेंसी अभी तक लटकी पड़ी है। तो अच्छा है कि एक आयोग बनेगा और उसको दूसरा कोई भी काम नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से वो 6 महीना में नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न करा सकती है। अभी देखिए क्या दिया, आगामी वर्ष के लिए रोस्टर तैयार करने हेतु, यानी फिर अगले साल के लिए रोस्टर तैयार करने हेतु प्रत्येक जो है ना विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी 31 दिसंबर तक स्वीकृत पदों के सापेक्ष शिक्षकों की कुल के ऊपर विचार किया जाएगा। इस प्रकार तैयार किए गए रोस्टर को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, ताकि परिनियमों में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की जा सके। इसके अलावा देखिए, एक बार नियुक्ति हो गया 30 जून तक, इसके बाद फिर से प्रक्रिया आरंभ हो जाएगा, फिर से अगली बार के लिए, और वो 31 दिसंबर तक यूनिवर्सिटी क्या करेगा, उसको डाटा अपने पास रख लेगा रोस्टर के अनुसार, फिर उसको सरकार को भेजेगा, अप्रूव कराएगा और फिर अगले जून तक में फिर से एक नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। ऐसा अगर सच में हो पाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। और लेकिन अगर ये सिर्फ कागजी चीजें बनकर रह जाएगी तो फिर तो नियम अलग जगह है, काम जो करना है सरकार अलग करेगी। इसीलिए ये तो काफी शानदार कदम लग रहा है, आने वाला समय ही बताएगा जब इसे लागू किया जाएगा तो किस प्रकार चीजें निकल कर आएगी। तो सभी चीजों पे हमने बात यहाँ पर की है जो कि आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा हमने सेलेक्ट करके रखा है जो आपसे जरूरी है, उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बाद बाकी वीसी प्रोबीसी का नियुक्ति होगा, प्रोन्नति होगा, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। ठीक है,
शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति पर हमने बात की, किस प्रकार नियुक्ति होगी। 2404 पदों के बारे में हमने बात की। इसके अलावा अब आपके लिए जो जरूरी है, देखिए प्रिंसिपल्स की नियुक्ति, और प्रिंसिपल्स की भी नियुक्ति यही आयोग करेगा, ठीक है। एक प्रिंसिपल्स की नियुक्ति तो वो हम लोग नहीं देखेंगे, क्यों कि अभी आप प्रिंसिपल बनने वाले हैं नहीं, पहले आप जॉब तो ले लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन जाइए, प्रिंसिपल तो बाद की चीज है, ठीक है। इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति कैसे होगा, उसका प्रमोशन कैसे होगा, वो दिया गया, तो उस पर भी हमें फोकस नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं यहाँ पर ये जो हमने कहा कि बिना नेट जेट के भी, पीएचडी के भी, बिना पीएचडी के भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ये प्रोविजंस किया गया है। मैं आपको बताते चलूं, इसको अगर जानना है ना पेज नंबर 105 पे जाइएगा, जो आपका गजट का गजट है ना, झारखंड गजट, उसके पेज नंबर 105 पे जाइएगा, 105 पे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैसे आप बिना नेट जेट और पीएचडी के भी असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकेंगे, उस पर यहाँ पे चीजें दी गई है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, ये आपके सामने है। यहाँ पे देखिए कौन सी नियुक्तियां होगी जहां आपको नेट नहीं चाहिए। अस्थायी नियुक्तियां यानी कॉन्टेक्चुअल, इसके अलावा जो संविदा है वो भी कॉन्टेक्चुअल है, और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, तो ये 3 प्रकार की नियुक्तियां, अस्थायी कुछ समय के लिए, कॉन्टेक्चुअल यानी जब तक परमानेंट नहीं आए तब तक, और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस क्या होता है ना, टोटल पोस्ट जितना सेंसन है, मान ली किसी यूनिवर्सिटी में किसी विषय में 100 पोस्ट है, 100 पोस्ट है, तो इसका 10%, टोटल पोस्ट का 10% प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पर नियुक्ति होगी, यानी 10 लोग प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तहत नियुक्त किए जाएंगे। यानी यहाँ पर आपके लिए कोई डिग्री नहीं, बल्कि यहाँ पर एक्सपीरियंस मायने रखेगा। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जो यूजीसी का नॉर्म्स है ना, उसमें यहाँ पर ये कहा गया प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस रख सकते हैं, इसको झारखंड सरकार ने भी अडॉप्ट कर लिया है। एक्सपीरियंस मायने रखता है, और कितने साल का, 10 ईयर का। जिन लोगों को अपने क्षेत्र में 10 ईयर का एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में, चाहे पॉलिटिक्स में हो तो आप पॉलिटिकल साइंस के टीचर बन सकेंगे, अगर आप टेक्नोलॉजी में हो तो टेक्नोलॉजी में यहाँ बन सकेंगे, यानी जिस भी क्षेत्र में आपका एक्सपीरियंस हो, ठीक है, वहां के एक्सपीरियंस के आधार पर आप यहाँ पर टीचर बन। मान ली कोई सिंगर है, बहुत अच्छा सिंगिंग करता है, यहाँ पे वो म्यूजिक में अप्लाई कर सकता है, और म्यूजिक में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तहत वो ज्वाइन कर सकते हैं, इसको परमानेंट के बराबर ही सैलरी रहेगी। यानी ना ही आपको नेट चाहिए, ना ही पीएचडी चाहिए, और ना ही जेट चाहिए, इसके माध्यम से आप यहाँ पर नियुक्त हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विश्वविद्यालय परिनियमों के प्रावधान शिक्षकों के कुल स्वीकृत पदों के विरुद्ध प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, कि यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। इसको यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया गया है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की वैकेंसी निकाल सकती है। और एक प्रकार से मुझे लगता है ये फालतू का चीज है, इसे यूजीसी ने भी जब लगाया था तब भी मैं इसका विरोधी रहा हूं। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का सीधा सा मतलब है भाई कि अब यहाँ पर जो नेता है ना, जो ओल्ड लीडर्स हैं, उनको किसी न किसी माध्यम से, मान ले समाज में बहुत अच्छा उनका योगदान रहा, दिखा दिया जाएगा। 10 बुक वो लिख लेंगे तो वो इस मान लो हिंदी में आ जाएंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी कर देंगे तो सोशल साइंस में जैसे सोशल वर्क होता है उन सभी विषयों में आ जाएंगे। तो बस यहाँ पर एक प्रकार से 3 साल का लिए जो नियुक्ति होगा उसमें उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलेगा, और एक प्रकार से उनका बुढ़ापा यहाँ अच्छे से कटेगा। इस प्रकार का हम इसको प्रबंध बोलते हैं, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस वाला मैटर को। ये मुझे नहीं लगता है अच्छा है, और झारखंड सरकार इसे अडॉप्ट ना भी करती तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस करके एक प्रकार से कह सकते हैं ये जो 10% पोस्ट है चला जाएगा, ये किसी होनहार बच्चे को मिलना था, अब वो किसी वृद्ध को मिलेगा। अब कहा जाता है उसका एक्सपीरियंस को यहाँ पे काम आएगा बच्चों के लिए, लेकिन जब उसे इतना ही यहाँ पर शौक है देने का, आप ऐसे दिए अलग से सेवा दे सकते हैं। जरूरी नहीं है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस में ज्वाइन करने का, जरूरी नहीं है कि जितना पद है उसी का 10% देने का, आप उसके लिए अलग से दीजिए ना, उसको तो परमानेंट आप नियुक्ति कर नहीं रहे, तो स्वीकृत पद का क्यों 10% दे रहे हैं? स्वीकृत पद के अलावा दीजिए। मैं प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खिलाफ हूँ कि आप 10% सीटें काट रहे हैं बच्चों का, युवाओं का, जो होनहार बच्चे उनके जगह आप बूढ़ों को लाकर यहाँ पर आप खेप रहे हैं, एक प्रकार से कह सकते, उनके जीवन को यहाँ पर एक प्रकार से अच्छा लाइफ स्टाइल मिल जाए, या जिसमें अधिकतर पॉलिटिक्स के ही लोग आएंगे, ये निश्चित, या तो जिनका फिर अप्रोच रहेगा वही लोग यहाँ आ पाएंगे। मेरा जो मानना है यही इसका अंजाम होना है। अभी यहाँ पर सरकार को अगर करना था 100 सीट था, इसके अलावे अगर आप ले लेते 50 भी रखते कोई दिक्कत नहीं, 10 की जगह 50 रखिए, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप स्वीकृत पदों के 10% रख रहे हैं इसलिए दिक्कत है, ठीक है। ये हम आपसे बात कर रहे थे कि बिना नेट, बिना जेट और बिना पीएचडी को भी
असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का आपका यहाँ पर रास्ता खुल गया है। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी जो होती है वो भी यूनिवर्सिटी निकालेगी, ठीक है, वो परमानेंट पद के सापेक्ष में जो होगा वो भी इमरजेंसी के लिए निकाला जाएगा अगर वैकेंसी टाइम पे नहीं आ पाई तो। चलिए अब यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे क्या है, आयोग की शक्तियां, आयोग की शक्तियां और कार्य। आयोग क्या करेगी, हमने पहले बता दिया, आयोग बनेगा और आयोग अधिकारी की नियुक्ति करेगी, अध्यापकों ने टीचर्स की नियुक्ति करेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करेगी, प्रिंसिपल की नियुक्ति करेगी, है ना, एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति करेगी और प्रोफेसर की भी नियुक्ति करेगी। सारी नियुक्तियां, नॉन टीचिंग स्टाफ की भी नियुक्तियां आयोग के माध्यम से होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं और एक पेज है आपका, आपके लिए जरूरी है, वो हम लोग आ रहे हैं अब, वो लास्ट पेज आई थिंक जिस पर हमको बात करना है बाद में। ये सब चीज तो हम लोग कर ही चुके हैं, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर हो गई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जो आपके लिए जरूरी है उस पर बात करेंगे, ठीक है। हाँ, अब ये देखिए, अभी आपने जेट का एग्जाम दिया है, तो देखिए जेट परीक्षा के संबंध में यहाँ पे क्या कहा गया है। जेट का एग्जाम को लेकर क्या कहा गया है, झारखंड पात्रता परीक्षा आयोजित करने का कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व इस अधिनियम अथवा किसी भी प्रचलित विधि में निहित किसी भी बात के होते हुए आयोग का यह कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व होगा कि वह राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट विषयों में झारखंड राज्य में झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन करें। यहां पर भी वो जो शिकायत है, आप यहाँ समय समय पर क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, आप यहाँ लिखिए 1 साल, ठीक है, प्रत्येक साल में आयोजित करें, या नहीं तो जिस प्रकार नेट का होता है 6 महीने में, यहाँ या तो फिर 2 साल भी आप कीजिए, आपको दिक्कत है तो 2 साल में कीजिए, यानी टाइम बाउंड दीजिए। अगर आप लिखिएगा समय समय पे तो फिर ऐसे होगा जैसे 18 साल के बाद ये भर्ती, अभी जेट का विज्ञापन आया 2007 में आया था, पिछला जेट कब आया था 2007 में, और अब कब आया 2026 में, यानी 19 साल, ठीक है। ये 19 साल का जो गैप है ना, ये मिटाने का प्रयास यहाँ पर नहीं किया गया। यहाँ पर अगर 1 साल 2 साल अगर डाल देती सरकार तो फिर जेट का आयोजन होते रहता है, और जेट का आयोजन होगा तो विज्ञापन लाने का भी प्रेशर बनते रहेगा, क्योंकि जो भी बच्चे जेट पास करेंगे और आवाज उठाएंगे विज्ञापन लाने के लिए, ठीक है। तो ये कह सकते हैं पूरा निचोड़ था, ये जो आज हम लोग बात कर रहे थे झारखंड गजट का और झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम का, इसका एक प्रकार से ये निचोड़ था, और मैंने वही चीजों पर बात करी जो कि आपसे संबंधित है, आप जिसकी तैयारी करते हैं। बाद बाकी चीजें बहुत है लेकिन हम उस पर नहीं गए। हम जो आपके लिए कह सकते हैं कि पूरे इस 266 पेज का 266 पेज का है ये अधिनियम, तो 266 के जगह हम आपको 6 पेज में ही सारा कुछ समझाने का प्रयास किया। बाद बाकी अगर आपको अभी भी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई देंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पे जुड़ जाइएगा, आपके सारे सवालों का जवाब वहां पे मिलेगा। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे, लेकिन जाते जाते और एक ही बात करेंगे। हमने क्या कहा, सिलेक्शन आपका एपीआई बेस्ड होगा। एपीआई बेस्ड में मैं आपको चीज दिखाना चाहूंगा किस प्रकार एपीआई का यहाँ पर क्राइटेरिया है, झारखंड में किस प्रकार एपीआई का क्राइटेरिया है उस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी एपीआई के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो एपीआई को समझेंगे, ठीक है। एपीआई को हम लोग समझेंगे, आखिर ये एपीआई किस प्रकार नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कराएगी। एपीआई को हम लोग देखते हैं, एपीआई में क्या क्या आपको करना है, एपीआई किस प्रकार आपका बढ़ेगा। एपीआई अगर बढ़ाना है तो आपको क्या क्या तैयारी अभी से करना चाहिए, तभी आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो पाइएगा। अगर इंटरव्यू में आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए तो फिर क्या फायदा, और इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट वही होगा जिसका एपीआई अच्छा होगा। और एपीआई में क्या क्या चीज मांगा जाता है, मैं वही डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा हूं, अगर मुझे वो डॉक्यूमेंट मिल जाए तो मैं आपके बीच शेयर करना चाहूंगा, ताकि हर किसी को ये अपडेट रहे, हर कोई अपडेट रहे किस प्रकार हमारा नियुक्ति होगा, ठीक है। अंधेरे में तीर नहीं चलाना है, आपको सामने दिखना चाहिए। अच्छा, तो हमें ये करना है, तो ये आप अगर देख लिए तो आपके लिए कर सकते हैं, तीर चलाना आसान होगा। सामने अगर आपका निशाना दिख रहा है तभी आप अच्छे से तीर चला पाइएगा और निशान लगा पाइएगा, अंधेरा में कहाँ तीर चलाइएगा। तो मैं आपको वो एपीआई सिस्टम का जो उनका है वो पूरा किस प्रकार किस में कितना पॉइंट मिलेगा उस पर हम दिखाने वाले हैं। तो 1 मिनट आप रहिए, मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं आपको दिखा दूं। 1 मिनट आपको बने रहना है। हाँ, मुझे लगता है ये मिल गया है। चलिए,
तो ये मिल गया अब। और अब ये देखिए, ये आपका पूरा एपीआई कैलकुलेटर है, ठीक है, ये आपका एपीआई कैलकुलेटर है। इसी के तहत ये नियुक्ति होगी, इसी के तहत ये नियुक्ति होगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ग्रेजुएशन में अगर आपका 60% एंड एबव मार्क्स है तो 15 नंबर दिया जाएगा। तो सबसे पहले ये भी जान लीजिए, यहाँ पर आप आइएगा कब, जब आपका जेट क्रैक होगा या फिर आपका नेट क्रैक होगा या फिर आपका पीएचडी होगा। तीनों में से कुछ एक चाहिए, तीनों में से कोई एक चाहिए, तीनों में से कोई एक चाहिए, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकिएगा। अप्लाई कर दिए, अब आपका एपीआई कैसे बनेगा? ग्रेजुएशन में 60% और ज्यादा है 15 नंबर, 55 से 60 के बीच है 10 नंबर, और 45 से 55 है तो 5 नंबर। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपका मार्क्स 60% से अबव है तो 20 नंबर, और यहाँ आपका 55% है या फिर इससे आपका कम है, अगर आप एससी एसटी ओबीसी के हैं तो 50% है तो फिर आपको यहाँ पर 15 नंबर दिया जाएगा। इसके अलावा एमफिल में अगर आपका नंबर 60% से ज्यादा है तो आपको 7 नंबर दिया जाएगा। पीएचडी वाले को 15 नंबर है, नेट पास और साथ में आप जेआरएफ है तो आपको 15 नंबर दिया जाएगा। ये एक प्रकार से कर सकते हैं, जेआरएफ वाले को नेट और पीएचडी वाले को यहाँ पर बराबर बराबर अंक मिल रहा है। यहाँ पे बड़ा समानता होने का प्रयास किया गया। सिंपल नेट है आपको 10 नंबर, जेट है तो आपको 10 नंबर, यानी नेट और जेट को बराबर नंबर दिया गया, नेट वाले को भी 10, जेट वाले को भी 10। इसके बाद यहाँ पर जो है ना, इसमें आप नंबर बढ़ा सकते हैं। मैं इसको रेट से कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 8 नंबर आपको बढ़ा सकते हैं। क्या है? रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश्ड पेपर इन यूजीसी लिस्टेड जर्नल। यूजीसी लिस्टेड जर्नल अब खत्म हो गया है तो ये जरूरी नहीं है। बेस्ट पेपर पोस्टर है ना अवार्ड, और इसके लिए आपको कह सकते हैं यहाँ पर पब्लिकेशन में आपको 1 नंबर एक आर्टिकल पे मिलेगा। अगर 8 आर्टिकल रहे तो आपको 8 नंबर यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। अभी यूजीसी लिस्टेड यहाँ खत्म हो गया, यूजीसी लिस्टेड का जरूरत नहीं है। पीर रिव्यू जनरल अगर है तो वो भी चलेगा। पीर रिव्यू जनरल में आपके 8 आर्टिकल पब्लिश होने चाहिए तो आपको यहाँ पर लाभ मिल जाएगा 8 नंबर का। इधर से जो आपको मिलेगा 8 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस का 2 साल का है तो 4 नंबर है। इसके अलावा अवार्ड का 3 नंबर है। अवार्ड आप भूल जाइए कि अवार्ड में आप नंबर ले पाइएगा। अवार्ड में आपको पद्मश्री लेना होगा, भारत रत्न लेना होगा तभी नंबर मिलेगा। अवार्ड में किसी को नंबर दिया नहीं जाता है। अवार्ड का दिमाग नहीं लगाना है, नंबर बढ़ाना है तो एक ही उपाय है, टीचिंग एक्सपीरियंस, और दूसरा उपाय है अवार्ड, ये सॉरी पब्लिकेशन। पब्लिकेशन रिसर्च आर्टिकल आपको लिखना है, पेपर में पब्लिश कराना है। अगर आप रिसर्च आर्टिकल लिख पाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पाते हैं है ना, आपको लगता है कुछ गाइडेंस चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल अलग चीज है, तो मैं मोबाइल नंबर देता हूँ, इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। रिसर्च आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, किस प्रकार यहाँ पर आपका पब्लिश होगा, कैसे क्या प्रोसेस है, क्या होता है रिसर्च आर्टिकल, आपको पूरा जानकारी यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। ये 8 नंबर आपका बढ़ाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा, आपको मदद किया जाएगा ताकि आपको ये 8 नंबर पब्लिकेशन का मिल जाए। और अगली जो वैकेंसी है 2404 पद अभी फिलहाल है, इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसके लिए आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अच्छे मजबूत दावेदार बनकर उभरेंगे। इसके लिए पब्लिकेशन आप पहले करा लेते हैं तो फिर मेरिट में आप आ जाइएगा, ठीक है, और आप इनको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। कोई एग्जाम तो होना है नहीं। तो चलिए, ये था किस प्रकार आपका बनेगा एपीआई। और हाँ, और एक कुछ 2 पॉइंट बाकी है, इसको भी बात करते चलें। यहाँ पर 100 नंबर का जो एपीआई बनेगा उसमें 80 नंबर आपका एकेडमिक रहेगा। यहाँ तक अगर इसको जोड़ते हैं आप, ठीक है, इसको जोड़ते हैं और ऊपर ले जोड़ते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर आपका 80 नंबर का, ये कितने हो गया 80 नंबर का। और यहाँ पर देखिए नीचे आपका 20 नंबर का इंटरव्यू हो गया, ठीक है, तो +20, तो ये 100 नंबर का एपीआई बने। 100 नंबर का एपीआई आपका प्रयास होना चाहिए जितना ज्यादा हम इसमें एपीआई ला सके। इंटरव्यू तो बाद का चीज है, पर 80 में आउट ऑफ 80 में आप ज्यादा ला सके। तो आपके हाथ में मैट्रिक जो ग्रेजुएशन है वो है नहीं, वो हो चुका है। पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है जे नेट या जेट या पीएचडी आपका जीआरएफ जो भी है वो तो आप कर चुके हैं, वहां पर कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका नंबर बढ़ाने का एक ही जगह बचता हुआ पब्लिकेशन। तो पब्लिकेशन में आपको 8 रिसर्च आर्टिकल लिखना चाहिए, 8 आर्टिकल आपके चाहिए, 8 आर्टिकल चाहिए। और ये आपको जितना जल्दी कंप्लीट करके रख लीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। और मैं ये भी कह रहा हूँ, अगर आपको कहीं डाउट्स तो कैसे लिखें, कुछ मदद चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करके आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर सारी जानकारी दी जाएगी किस प्रकार आपको लिखना है, ठीक है। ये नंबर पे कॉल करके आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं रिसर्च आर्टिकल से जुड़ा हुआ।
और पीएचडी थीसिस भी अगर आपको अगर अवॉर्डेड नहीं है, आपको लगता है कि हम फंस जाएंगे, पीएचडी मेरा जल्दी हो जाए, अवॉर्डेड होना है, यहाँ भी पीएचडी थीसिस से जुड़ा हुआ आपको कुछ समस्या है तो उसके लिए बात करिए, रिसर्च प्रपोजल आपको बनाने नहीं आता है उसके लिए बात कीजिए, आपको सारी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी ताकि आपका काम नहीं रुके। ठीक है, सारी हायर एजुकेशन से जुड़ी समस्याओं का इलाज का नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1। तो चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू आप सभी काम से जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।